पार्लियामेंट ने भी हमारे जुलाहों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया और उस अत्याचार के लिए उन्होंने हमारे देश के जुलाहों का शहर से बाहर जाना वर्जित कर दिया और ये कहा गया कि आप जो भी रेशम उत्पादन कर रहे हैं वो रेशम आप केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेच सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति अगर आपका रेशम खरीदता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने के रूप में उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। जब ये परिस्थिति हमारे देश के जुलाहों ने देखा, हमारे देश के बुनकरों ने देखा, तो ऐसे भी वाकये हुए जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने, जिनका नाम लेके मैं कहूँ तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स बुश, जो उस समय भारत देश में आया था। उसने कहा कि मैंने देखा है जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत के कारीगरों पर अत्याचार करते हैं, उससे भारत के कारीगरों ने तंग आकर अपने हाथ के अंगूठे काट लिए हैं ताकि हम लोगों को रेशम लपेटना ना पड़े। वो तंग आकर भारत के कारीगरों ने अपना हाथ का अंगूठा काट लिया, हजारों हजार कारीगरों ने, ताकि उनको मजबूर ना किया जा सके सस्ते और कौड़ियों के दाम पर उनका रेशम खरीदने के लिए। और फिर इस देश में इंग्लिस्तान का बना हुआ कपड़ा भेजा गया और वो कपड़ा आज हम पहनते हैं, आप पहनते हैं। आज जो आप अपने शरीर पर कपड़ा डालते हैं वो कपड़ा हमारे देश का बना हुआ नहीं है, बल्कि उस कपड़े में जो धागा लगता है वो विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है। जबकि ये कपड़ा बनाने का काम हमारे देश में हजारों साल से चला करता था। जब दुनिया के सभ्य देश जो आज अपने आप को कहते हैं वो नंगे और धड़ंगे घूमा करते थे, उस समय भारत में इतनी बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा बनता था कि आप चमचम की एक, आपने मलमल का सुना होगा जो शाल बनता था, उसको आप अंगूठी में से अगर बाहर डालें तो 10 मीटर की थान अंगूठी में से बाहर निकल सकती थी। इस बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े को पहले भारत से विलुप्त किया गया, जुलाहों पर अत्याचार किया गया और भारत का ये उद्योग धंधा भी बंद कर दिया गया। और हमारे देश में चीनी बनाने का धंधा चलता था। कल मैंने आपसे बात की कि चीनी गन्ने से बनाई जाती है, तो हम भारतवासी गुड़ बनाते थे अपने लिए और बाद में जो चीनी बनती थी वो भारत के बने जहाजों में लद के विदेशों में जाती थी बेचने के लिए। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत के लोग चीनी बना के दूसरे देशों में बेच रहे हैं, तो उन्होंने उस चीनी पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा कर लगा दिया कि वो चीनी कभी भी उनके देश में बिक ही ना पाए। और जब ऐसी परिस्थिति हुई तो हमारे देश का चीनी उद्योग बनना धीरे धीरे बंद हो गया और ऐसी हजारों मिलें थी। आज जो आप मेरठ में जाते हैं, आज जो आप इटावा में जाते हैं जहाँ पे चीनी मिल लगे हुए हैं, चीनी उद्योग लगे हुए हैं, ऐसे हमारे देश में हजारों चीनी के मिलें हुआ करती थी जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन होता था, चीनी का उत्पादन होता था। और वो उत्पादन हमारे देश से बंद कराया गया, उस पर कर लगा के, उस पर टैक्स लगा के, और हमारे देश का ये धंधा भी अंग्रेजों द्वारा बंद करा दिया गया। और कौन सा धंधा हमारे देश में चलता था? आप जानते हैं कि इस देश में बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कागज बनाया जाता था। कागज पहले, आज से 300 साल पहले चाइना से आया करता था और वो चाइना से जब कागज हमारे देश में आके सरकारी काम होता था तो बहुत महंगा पड़ता था। बाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम के लोगों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई कि अब हम भारत में उपयोग होने वाला जो कागज है उसको अपने ही देश में बनाएंगे। और उसके बाद इस देश में शुरू हुआ कागज बनाने का धंधा। आप जानते हैं कागज बनाने के लिए एक कच्चा माल लगता है जिसको सन कहते हैं। सन आप सब समझ रहे हैं, जिसको बनाने के लिए, जिससे कागज बनता है, और वो सन उत्पादन होता था इस देश में और उससे बेहतरीन क्वालिटी का कागज बनाया जाता था। बाद में जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत का ये धंधा भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है तो उन्होंने कागज पर भी सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और वो टैक्स इतना लगा दिया कि जो कागज अंग्रेजी इंग्लिस्तान से बन के भारत आता था उससे महंगा भारत का कागज बिकने लगा। तो हम भारतवासी जो उस समय हुआ करते थे उन्होंने अंग्रेजी कागजों को खरीदना शुरू किया और भारत का कागज धंधा भी बंद हो गया।
ऐसे एक दो धंधे नहीं चलते थे, हजारों हजार व्यापार हमारे देश में हुआ करता था। स्टील बनाने का कपड़ा, स्टील बनाने का उद्योग, साबुन बनाने का उद्योग, कच्ची घानी से तेल बनाने का उद्योग, जिसमें आप जानते हैं बैल कोल्हू हुआ करता था, जिसमें सरसों होती थी और सरसों को पत्थर के कोल्हू में डाला जाता था और दो बैल होते थे, दो बैल आपस में चारों तरफ घूमते थे और उसमें से कच्चा सरसों का तेल निकलता था और वो तेल भारतवासी खाते थे और सालों साल 100 साल की उम्र प्राप्त करते थे। कभी किसी को डायबिटीज नहीं होता था, कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था। ये 500 से 1000 ऐसे धंधे थे जो भारत में चला करते थे और इन सभी धंधों को ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार ने बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत बंद कराया और धीरे धीरे ये मामला चलते चलते 1947 तक आया और 1947 तक आते आते आप सब जानते हैं कि हम आज़ाद हुए, जिसको तथाकथित आज़ादी कहते हैं। विदेशी सत्ता का भारतीय सत्ता में स्थानांतरण कहा जाता है, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बन के आया था, उसके बीच और इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का जिस व्यक्ति को गौरव प्राप्त हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट कहा जाता है। और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत को रात के 12 बजे दिल्ली में तथाकथित रूप से आजाद कर दिया गया। भारत के दो हिस्से किए गए, पाकिस्तान को अलग किया गया, भारत को अलग किया गया और ये सारा काम जल्दी जल्दी में करा के पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में वो सत्ता दे दी गई। हम सबको सोचने का मौका भी नहीं मिल पाया, उन क्रांतिकारियों को सोचने का मौका भी नहीं मिल पाया कि अब देश आजाद हो चुका है तो भारत की रूपरेखा कैसी बनानी चाहिए। तो जब हम सबको ये सोचने का मौका नहीं मिला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 साल बाद ही एक वक्तव्य जारी किया और हमारे देश में 126 विदेशी कंपनियों को आगमन का न्योता दिया। आप जानते हैं एक अकेली कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इस देश को गुलामी के 300 साल की जंजीरों में जकड़ दिया और उसको भगाने के लिए हमारे देश के 7 लाख लोगों ने अपने जान का बलिदान दिया, जान का न्यौछावर दिया। और जैसे ही हम उस विदेशी कंपनी को भगा के आजाद हुए, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 126 कंपनियों को फिर से हमारे देश में न्योता दे दिया, विदेशी कंपनियों को हमारे देश में न्योता दे दिया। और उसके पीछे तर्क ये दिया कि चूंकि पाकिस्तान को बनाने में 55 करोड़ रुपए भारत ने दिए हैं और भारत का जो बजट है वो खाली हो चुका है, तो अगर हमने विदेशी कंपनियों को नहीं बुलाया तो हमारे देश में पैसा नहीं आएगा और अगर पैसा नहीं आएगा तो देश का विकास करना संभव नहीं हो सकता। और भारत के लोगों को ये झूठा दिलासा देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 126 कंपनियों को बुलाया। उसके बाद आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 महीने तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए तो उन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को इस देश में आने नहीं दिया। किसी भी विदेशी कंपनी को इस देश में घुसने की हिम्मत नहीं हो पाई लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, क्योंकि वो राष्ट्र स्वाभिमान से भरे हुए थे, स्वदेशी की भावना उनके मन में भरी हुई थी। आप सब जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, आपको याद होगा कि एक PL 486 नाम का एक गेहूं आया करता था हमारे देश में आज से कुछ साल पहले, जो कि अमेरिका से आता था और वो गेहूं वहाँ पे जानवर भी नहीं खाते थे, जिस गेहूं को भारत में भेजा जाता था खिलाने के लिए। उस गेहूं को लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना कर दिया और उसको बंद करा दिया। और जब इसके विरोध में बहुत सारे विपक्षी नेता खड़ा हुए कि आप ये गलत कर रहे हैं, अगर आपने गेहूं के एक्सपोर्ट को, गेहूं के इंपोर्ट को बंद कर दिया तो हम सब खाएंगे क्या। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की संसद में खड़े होकर एक बात कही थी। वो बात आज मैं आपको कहना चाहता हूं और ये बात मुझे कहते हुए बहुत गौरव महसूस होगा। उन्होंने कहा कि मुझे भूखे रहना मंजूर है, लेकिन गुलामी की शर्तों पर विदेशी गेहूं खाना मंजूर नहीं है।
इतनी गहरी बात करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। और उसके बाद प्रधानमंत्रियों की पूरी टीम है, आप जानते हैं। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद बीपी राव आए, बीपी राव के बाद नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए, फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब तक हमारे देश में 10,000 विदेशी कंपनियों को सभी प्रधानमंत्रियों ने न्योता दे दिया है कि आइए और भारत का जो व्यापार है, भारत का जो बाजार है, उसको आप खुलकर लूटिए, आपका स्वागत है।